नमस्कार। A1 टीवी के इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के सहयोग से हर बार हम उन्हीं के मेडिकल साइंस के विशेषज्ञों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, आपसे रूबरू कराते हैं। हर बार एक नया विषय, कोई नई बीमारी, कोई नई तकनीक, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ कोई ऐसा विषय जिसका संबंध हमारे स्वास्थ्य से, हमारे अपलिफ्टमेंट से हो, हम आपके सामने लेकर आते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बुद्धि प्रकाश शर्मा। डॉक्टर बुद्धि प्रकाश शर्मा, आपका स्वागत है। आप प्लास्टिक सर्जरी के विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, और प्लास्टिक सर्जरी पर आज हम आपसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, थोड़े समय पहले तक तो प्लास्टिक सर्जरी बड़ी उस तरह ली जाती थी, बहुत जैसे कोई नई सी चीज़ है और बहुत ही वीआईपी लोगों के लिए है। अब धीरे धीरे कॉमन होती जा रही है, आम आदमी के करीब आती जा रही है। तो सबसे पहले तो ये कि प्लास्टिक सर्जरी में पहली चीज़ जो मैं समझता हूँ वो होती है कि जो जन्म से विकृतियाँ होती हैं, नाक खराब होती है, होंठ कटे हुए होते हैं, आँख में कुछ प्रॉब्लम होती है। शायद शुरुआत यहीं से होती है कि ये जन्मजात जो आपको ईश्वर ने कोई ऐसी विकृति दे दी है जिसकी वजह से आपका चेहरा बिगड़ा हुआ है, आपकी पर्सनैलिटी आपकी ख़राब हो रही है। बच्चा बड़ा होगा तो बुरा लगेगा उसको, उसमें आत्महीनता आ जाएगी, उसमें कॉन्फिडेंस का संचार नहीं होगा। जीवन में जो जीवन का संघर्ष है उसको करते समय कहीं ना कहीं उसमें हीनता बोध रहेगा। उससे उबारने का काम भी आप करते हो जब उस विकृति को ठीक करते हो। तो क्या करते हैं आप, कौन कौन सी विकृतियां ठीक होती हैं? आपने बिल्कुल सही बोला। मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। प्लास्टिक सर्जरी एक व्यक्ति के जीवन में बहुत बदलाव ला सकती है, और प्लास्टिक सर्जरी पिछले 20 सालों में जितना डेवलप हुआ है प्लास्टिक सर्जरी में, उसमें जन्म से लेकर और कई चीज़ों में बदलाव लाने में प्लास्टिक सर्जरी का अहम योगदान है। जन्म से, जैसे आपने बोला, विकृतियाँ आती है, चाहे वो कटा होंठ हो या तालू में अगर कटा हुआ तालू आता है, या नाक में कोई विकृति आती है, या हाथों की उंगलियां जुड़ी हुई आती है, या हाथों की उंगलियों में विकास नहीं होता है, तो उसमें प्लास्टिक सर्जन का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चा कोई जन्म लेता है अगर कटे हुए होंठ या कटे हुए तालू से, तो ये जो विकृति है इसको आराम से सही कर सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा, और वो सामान्य जीवन जी सकता है। तो इसमें हीन भावना आने नहीं देना बच्चों में, और इसका सही समय पर ऑपरेशन जरूरी है। अगर कटा हुआ होंठ है तो उसका 3 से 6 महीने के बीच में ऑपरेशन जरूरी है। अगर कटा हुआ तालू है तो उसका 9 महीने से साल भर के बीच में ऑपरेशन जरूरी है। अगर उंगलियां जुड़ी हुई आती है तो उनका जो ऑपरेशन है वो 4 महीने से लेकर और साल भर के बीच में आपको उनका ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। तो अगर आप सही समय पर ऑपरेशन करवा लेते हो प्लास्टिक सर्जन से, तो वो सारी चीजें बिल्कुल हूबहू नॉर्मल जैसी उनको बनाया जा सकता है। तो इसमें हीन भावना नहीं लाएं, और बच्चों को सही समय पर प्लास्टिक सर्जन को दिखाएं, तो इससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और वो नॉर्मल जीवन जी सकेंगे। डॉक्टर साहब, ये तो हुई बात जन्मजात विकृति की जो प्रकृति ने दे दिया। जीवन जीते समय बहुत सारी विकृतियां आ जाती हैं। पहले तो आज की तरह गैस नहीं थी, स्टोव होता था, मिट्टी के तेल से पंप भरते भभक जाता था अचानक, और कई बार गर्म पानी हाथ पे गिर जाता, हाथ जल जाता। कई बार चेहरे पे कोई चीज़ उछल करके आ जाती और चेहरा जल जाता। तो ऐसी उस वक्त प्लास्टिक सर्जरी की बात याद तभी की जाती थी कि कहीं जलन है, कहीं जल गया है, कहीं सूज गया है, कहीं परमानेंट कोई स्पॉट हो गया है। उस जगह कैसे दुरुस्त करके हम उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं? क्या एक जगह ही त्वचा हटा के दूसरी जगह लगाते हैं, या वहीं डेवलप की जाती त्वचा? क्या 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 होता है ऐसे एक्सीडेंट जो घर में हो जाते हैं? आपने ये एक बहुत ही विस्तृत और बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में मेरे से सवाल पूछा, जलना। बेसिकली जलने के कई तरीके हो सकते हैं। वो करंट से भी जल सकता है। किचन में जो महिलाएं होती है या छोटे बच्चे होते हैं, गर्म दूध, गर्म पानी, गर्म तेल से भी जल सकते हैं। फैक्ट्री में आग से भी जल सकते हैं, या कोई भी आग से भी जल सकता है। केमिकल बर्न भी हो सकते हैं। तो जलने के बाद जो विशेष सावधानियां बरतनी होती है वो मैं आपको बताता हूं। पहली चीज तो, अगर इलेक्ट्रिक करंट लगा है तो उस पर पानी नहीं डालें। सबसे पहले जो लाइट का आपका सोर्स है उसको बंद करें, स्विच को बंद करें, उसके बाद ही उसको टच करें और उसको हटाएं। उस पर पानी नहीं डालना है।
बाकी इलेक्ट्रिक बर्न के अलावा जितने भी जली हुई चीजें हैं उन पर तुरंत नॉर्मल नल का पानी डालना है। जैसे गर्म पानी से जल जाए, गर्म दूध से जल जाए, गर्म तेल से जल जाए या आग से जलने के बाद हमेशा घर में नल का पानी जो होता है उसको कम से कम 15 से 20 मिनट उस पर कंटिन्यूअस डालते रहना चाहिए। दो तीन जो भ्रांतियां हैं जो लोग जनरली यूज करते हैं, कई लोग पेस्ट लगा देते हैं, वो पेस्ट कभी भी जली हुई जगह पर नहीं लगाना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, कभी भी बर्फ नहीं लगानी चाहिए। बर्फ लगाने से जो जला हुआ पार्ट है वो ज्यादा डैमेज होता है। तो आइस का कभी यूज नहीं करें और कोई भी पेस्ट नहीं लगाए। दांतों का पेस्ट ही लगा देते हैं लोग। हाँ, वो कभी नहीं लगाना चाहिए। ठंडक आती है, ठंडक मिलती है, वो ठंडक आती है लेकिन वो नुकसान करता है जी। तो और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलता हूं, जलने के बाद जो जख्म होता है या कोई भी जख्म होता है अपने बॉडी में, कोई चोट से जख्म हो या जलने के बाद जख्म हो, कभी भी उसको खुला नहीं छोड़े। गांव में और शहरों में अभी तक ये भ्रांति है कि कोई भी जख्म खुला छोड़ दो जल्दी ठीक होगा। ये बिल्कुल गलत भ्रांति है, इसमें नहीं आए। और आप जो भी नियरेस्ट आपके अभी प्लास्टिक सर्जन बहुत अवेलेबल हैं, तो प्लास्टिक सर्जन को दिखाएं। प्लास्टिक सर्जन से बेहतर कोई भी वुंड मैनेजमेंट नहीं करता है। और उसमें जलने के टाइम उसके बाद उस जगह की ड्रेसिंग जरूर करवाएं, कभी भी उस एरिया को खुला नहीं छोड़े। अगर ड्रेसिंग करवाओगे तो वो जो जख्म है वो जल्दी ठीक होता है, जो वो बर्न का जख्म हो या फिर कोई चोट का जख्म हो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इससे क्या है, बाद में कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या, एक तो निशान कम पड़ता है। अगर आप प्रॉपर ड्रेसिंग करवाओगे, प्रॉपर प्लास्टिक सर्जन से सलाह लोगे तो एक तो निशान कम पड़ेगा। दूसरा, आपकी उंगलियां आपस में नहीं जुड़ेगी, हाथ मुड़ेगा नहीं। जनरली क्या होता है, हाथ जल गया तो उंगलियां मुड़ जाती है। अगर आप प्रॉपर सलाह लोगे प्लास्टिक सर्जन से तो उंगलियां नहीं जुड़ेगी। तो ऐसी चीजें हैं जो कि जलने के बाद अगर आप प्लास्टिक सर्जन से सलाह लोगे तो वो प्रॉपर ड्रेसिंग और प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको बताएगा, जिससे आपको भविष्य में उसके कोई खतरे हो और कॉम्प्लिकेशन हो, उनसे आपको छुटकारा मिल सके। डॉक्टर साहब, ये मान लो जल गए, उसके निशान रह गए, मान लो वो निशान भी आप ठीक कर लेते हैं बाद में? जलने के बाद जो निशान होते हैं, जलने या चोट के? हाँ बिल्कुल, जलने और निशान जो लगते हैं, चोट के निशान, पहली चीज तो जब जलते हैं और जब चोट लगती है तब आप प्लास्टिक सर्जन से सलाह लें। तो वो जो चीजें ड्रेसिंग और ड्रेसिंग के हील होने के बाद कुछ क्रीम्स और कुछ ट्रीटमेंट बताते हैं जिससे कि निशान कम से कम पड़ता है। और जब जलने की कितनी गहराई है चमड़ी में, उस पर डिपेंड करता है कि निशान पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा डीप जला हुआ है तो उसमें निशान पड़ता है। उसको बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरी की विधि हैं, वो हम काम में लेते हैं, तो उससे निशान को कम किया जा सकता है। निशान कभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है, निशान को बेटर हम बना सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ी फेमस फिल्म थी सत्यम शिवम सुंदरम, उसमें जो नायिका थी उसकी एक तरफ जलने का बड़ा भारी निशान था और उसको अपने साथ वो ऐसा पर्दा करती थी कि उसको दबा के रखती थी। जब वो उजागर हुआ तो हीरो जो था उसको एकदम वो आश्चर्य हुआ कि ये वही महिला है क्या। तो क्या ऐसी विकृति जब होती है महिलाओं के लिए, खास तौर पर उनके जीवन मरण का सवाल होता है, शादी विवाह होना, क्या उनको भी आप वापस सुंदर बना सकते हैं उस एक हिस्से का कटा जला या क्षतिग्रस्त इलाका? और कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसमें कई बार चेहरे बाकी हो जाते हैं, टेढ़े हो जाते हैं और घाव हो जाते हैं। उन घाव से उनके चेहरे विकृत हो जाते हैं लोगों के। क्या ऐसे एक्सीडेंट्स के बाद भी उनको ठीक किया जा सकता है? कईयों को चाकू के वार हो जाते हैं, चेहरे पे चाकू लगा देते हैं, उसके भी निशान हो जाते हैं। तो क्या ऐसी दुर्घटना में, ऐसे हादसों में शिकार लोगों की भी मदद हो सकती है क्या? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मेरे पास भी हमेशा दिन प्रतिदिन ऐसे मरीज आते हैं जिनके चोट का निशान हो गया, जले हुए का निशान हो गया, इलेक्ट्रिक करंट का निशान हो गया, या केमिकल किसी ने फेंक दिया उसका निशान हो गया। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जो ईश्वर के द्वारा दी हुई चमड़ी है, दी हुई चीज है, वैसी कोई भी प्लास्टिक सर्जन पूरे संसार में नहीं बना सकता। तो आप इस झांसे में नहीं आए कि मैं हूबहू 100% जैसा आप पहले थे, जलने के पहले या चोट लगने के पहले, वैसा कोई बना देगा, तो ये गलतफहमी है। आप प्लास्टिक सर्जन क्या करता है, प्लास्टिक सर्जन उसको मॉडिफाई करता है, उसको परिवर्तित करता है, उसको बदलाव करता है और अच्छा बदलाव करता है। तो उसका 50%, 60%, 70%, 80% उसमें इंप्रूवमेंट आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन 100% जैसा पहले था वैसा बना दे, ऐसा संभव नहीं होता है। तो आप उम्मीद उतनी ही करें जितना जरूरी है और जितना अपेक्षित है। तो डेफिनेटली अपन उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हूबहू पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता। तो जो भी निशान है उसको बेटर किया जा सकता है। तो इस तरह के निशान जो हादसों में हो जाते हैं, विकृतियाँ आ जाती है, रोड एक्सीडेंट्स में हो जाती हैं, वो भी आप एक्सीडेंट्स की जो दूसरे बॉडी पर इफ़ेक्ट्स हैं उनको ख़त्म होने के बाद जो ये चेहरे पर चिन्ह रह जाते हैं दुर्घटनाओं के, हादसों के,
उन चिन्हों को मिटाने की काफ़ी हद तक कोशिश कर पाते हैं। और पहले जैसा तो नहीं हो सकता, जो ईश्वर ने बनाया वो तो कोई भी नहीं बना सकता, ये सब जानते हैं, लेकिन उसके करीब जा सकते हैं थोड़ा सा। और ऐसा कि बुरा ना लगे, देखते ही एक सामने वाले को हेट फील ना हो, घृणा फील ना हो। हम बात कर रहे थे प्राकृतिक विकृतियों की, और उसके बाद एक्सीडेंट्स और जलने के निशान और उनके इलाज से वापस किस हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है आदमी के चेहरे को। डॉक्टर साहब, ये जो कई बार फैक्ट्रियों में लोग काम करते हैं, उनकी उंगली कट जाती है, हाथ कट जाता है कई बार, तो क्या इनको जोड़ा जा सकता है वापस, और कितने टाइम पीरियड में जोड़ा जा सकता है अगर वो लेकर आ जाएं तो, आपके पास पहुंच जाएं तो? कई बार अपने खेतों में काम करते टाइम मशीन से कट जाता है, या फैक्ट्री में कट जाता है, या क्रेशर से कट जाता है, रसोई में काम करते हुए चाकू से कट जाता है। तो जो भी कटा हुआ अंग है उसको जोड़ा जा सकता है। उसको जब भी हाथ कटे या कोई भी उंगली कटे तो उसको प्रिजर्व करके लाना होता है। प्रिजर्व कैसे करना है, पहले उसको सिंपल पानी से, या नॉर्मल सलाइन उपलब्ध है तो नॉर्मल सलाइन से अच्छी तरीके से धो के उसको एक कपड़े में, गीले कपड़े में रख कर पॉलीथीन के अंदर बंद करके उसको आइस बॉक्स में रख के लेके आना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो कटा हुआ हाथ है अगर वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो उसको प्रेस करके लाना, उसको दबा के या कोई पट्टी करके उस पर, जिससे कि ब्लीडिंग नहीं हो। और उसको जो भी नियरेस्ट प्लास्टिक सर्जन है उसके पास 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर लाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर आप 4 से 6 घंटे में प्लास्टिक सर्जरी की फैसिलिटी उपलब्ध हो जाती है आपको, तो वो कटा हुआ अंग जो है वो वापस जोड़ा जा सकता है। कटे हुए अंग में एक तो होता है शार्प कट, और एक होता है कि आपने मशीन में पूरा क्रश हो गया। जो मशीन में पूरा क्रश हो जाता है उसको वापस जोड़ना असंभव सा होता है, थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। बाकी जो भी शार्प कट हैं उनको 4 से 6 घंटे में अगर, और 8 घंटे तक भी आप ले आते हो प्रॉपर प्रिजर्व करके, तो उनको वापस जोड़ा जा सकता है। जोड़ने के बाद भी वो सेंसेशन आता है उंगली वगैरह में? जो प्लास्टिक सर्जरी होती है, जब हम जोड़ते हैं तो 3 तरीके की वेसल्स होती हैं। एक वेसल्स होती है जो कि खून का प्रवाह करती है, जिससे कि अपना ब्लड सप्लाई जाती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई अगर नहीं जाएगी तो वो काला पड़ जाएगा, काला भी पड़ा, निर्जीव हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। दूसरी होती है संवेदनाएं वाली, जो नर्व्स जिनको बोलते हैं, नसें बोलते हैं, उनका भी जोड़ना जरूरी है, जिससे कि हाथ में संवेदनाएं हों। और तीसरा होता है गति वाली, टेंडन जिसको हम बोलते हैं। तो तीनों को हमें जोड़ना जरूरी होता है, जिससे कि हम फंक्शनल हैंड बना सके, हाथ जो है वो कार्यशील हो सके। जी, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ उंगली जोड़नी नहीं है, खून का प्रवाह नहीं रखना है सिर्फ जारी, उससे तो वो सजीव बना रहता है, लेकिन वो सेंसेशन भी होना चाहिए, दर्द हो तो दर्द होना चाहिए, और वो सेंसेशन के साथ साथ वो जो पूरी गतिशीलता जो जीवन में होती है वो बरकरार रहे। इस तरह की प्लास्टिक सर्जरी होनी चाहिए। सिर्फ उंगली जोड़ना काफ़ी नहीं है उंगली कटने में, और अगर पूरा क्रैश हो गया तो उसको कोई आदमी दोबारा बना सकता। फिर तो वो विकलांग जो संस्थान है वो कई हाथ लगाते हैं कृत्रिम और कई पैर लगाते हैं कृत्रिम, वो अलग विषय है। डॉक्टर साहब, ये एक नया चला है कि गंजे लोग आजकल सर में बालों को वो कराते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, और बहुत सारे लोगों को ये वरदान साबित हुआ। बहुत सारे लोगों गंजेपन को कभी वैसे अभिशाप नहीं माना गया। कहते तो हमारे यहाँ है कि बाल जिसके उड़ते हैं उसका पैसा ज़्यादा होता है, लक्ष्मी आने की निशानी मानते लोग। लेकिन कई बार लोगों को कम उम्र में उड़ जाते हैं बाल, और कम उम्र में उड़ने के बाद में आदमी को लगता है कि वो उसको बूढ़ा लगने लग गया है, सोसाइटी में उसको लोग गंजा भी कहने लग जाते हैं, तो उसको बुरा भी लगता है कई बार। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने आजकल हेयर ट्रांसप्लांट करने का काफ़ी अपनाने लग गए हैं, चलन हो गया इस बात का। ये भी क्या प्लास्टिक सर्जरी का हिस्सा है? हेयर ट्रांसप्लांट भी प्लास्टिक सर्जरी का हिस्सा है। प्लास्टिक सर्जरी में एमएस जनरल सर्जरी के बाद 3 साल का जो कोर्स होता है एमसीएच प्लास्टिक सर्जरी में, उसमें हेयर ट्रांसप्लांट की विधि को हमको सिखाया जाता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट एक नेचुरल प्रोसेस है, और आपके ही सिर के पीछे से लेके बाल और आगे लगाए जाते हैं। तो आपके ही बाल आपके आगे एडजस्ट किए जाते हैं, और सिंपल सा प्रोसेस है, केवल चमड़ी लेवल का काम है। चमड़ी को शून्य करते हैं, पूरा इसमें बेहोश करने की भी जरूरत नहीं होती है, और सेम डे ही आपको डिस्चार्ज मिल जाता है। और आपको बस केवल 14 दिन का इन बालों का ध्यान रखना होता है कि इन बालों को टच नहीं करना होता, रगड़ना नहीं है, पोंछना नहीं होता। बाकी 3 महीने पे इनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, और 6 से 9 महीने में बढ़िया बाल आ जाते हैं, जिनको आप कटिंग कराओ, खींचो, कुछ भी करो, नेचुरल बाल आते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, और प्लास्टिक सर्जरी के से अगर आप सहयोग लेते हो, प्लास्टिक सर्जन से आप कंसल्ट करते हो, तो हेयर ट्रांसप्लांट आसानी से उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, ये तो बालों की खेती हो गई। बिल्कुल है, बिल्कुल। अब ये वैसी खेती हो गई कि आजकल तो पौधे पेड़ ऐसे कैसे उखाड़ के ले जाते हैं, दूसरी लगा देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और वहाँ फिर पेड़ लगने लग जाता है, पौधे का पेड़ हो जाता है वहाँ पर। तो अगर ये 3 महीने में बाल भी आपके पीछे से लेके आगे लगाए
और वो इस तरह ट्रांसप्लांट हो गया कि वो फिर उगने लगे, बढ़ने लगे, बाल आप कटवाने लग जाएं और फिर नई ग्रोथ होने लग जाए, तो ये तो एक तरह से खेती हो गई बालों की। बिल्कुल, हेयर ट्रांसप्लांट मैं समझाता भी ऐसे ही हूँ, जैसे पौधा एक जगह से उखाड़ा, दूसरी जगह गड्ढा खोदा और वो लगा दिया, सेम प्रोसेस है। पीछे से एक एक बाल लेके और अपन आगे लगाते हैं, छोटे छोटे छेद करके। डॉक्टर साहब, ये एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि कई बार कैंसर के मामलों में भी प्लास्टिक सर्जन का कोई रोल होता है, ऐसा मेरे को सुनने में आया। तो वो क्या रोल होता है, क्या प्लास्टिक सर्जन कर सकता है? देखो, प्लास्टिक सर्जन का काम है जोड़ना। जहां पर भी कोई कटा हुआ हिस्सा है, कोई कैंसर में क्या करते हैं, जैसे जबड़े का कैंसर है तो जबड़े को जो कैंसर सर्जन होता है वो जबड़े को निकाल देता है। उसके बाद जो गड्ढा होता है, जो टिश्यू निकल गया, उसको हूबहू बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत होती है। तो हम वहां पर हड्डी भी दूसरी पैर से लेके हड्डी लगाते हैं, मांस भी या तो छाती से लेके या पैर से लेके हम उस मांस को हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, दोबारा से बनाते हैं। तो जिससे कि जो मरीज है, कैंसर मरीज है, वो बाद में खा पी सके और अपना दिखने में भी बेटर लग सके और उसका कॉन्फिडेंस भी रहे और उसकी बीमारी भी दूर हो जाए। तो ऑन्को सर्जरी में बहुत बड़ा रोल प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का होता है, जो प्लास्टिक सर्जन करता है। डॉक्टर साहब, एक बहुत नई सी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। टीवी सीरियल में रोज़ ऐसे आते हैं कि बड़े लोकप्रिय टीवी सीरियल हैं जिसमें कि आदमी बेहोश हो गया, डूब गया, कहीं पकड़ा गया, कहीं मिल गया किनारे पर, 4 साल बाद परिवार वालों को वापस मिलता है तो उसका चेहरा बदला हुआ है, पहचानते नहीं है, आवाज़ से पहचानते हैं। फिर कहते हैं कि मेरी प्लास्टिक सर्जरी हुई थी क्योंकि मेरा चेहरा बिगड़ गया था, कोई मछली ने खा लिया, मगरमच्छ ने खा लिया, पर मैं बच गया और मैं आ गया हूँ वापस। तो वो एक आदमी, दूसरा आदमी आता है, रोल बदल देते हैं वो आदमी को, नए आदमी को ले आते हैं और वो कहता है मेरी प्लास्टिक सर्जरी हुई। तो क्या इस तरह की प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है कि पूरा चेहरा ही बदल जाए, आदमी एक नए चेहरे के साथ आपके सामने आए? बिल्कुल, फेस ट्रांसप्लांट संभव है और पूरे विश्व में 3-4 फेस ट्रांसप्लांट हुए भी हैं ऐसे, लेकिन फेस ट्रांसप्लांट कॉमन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर जगह उपलब्ध है। फेस ट्रांसप्लांट में आप चेहरा तो बदलते हो, लेकिन उसमें बहुत सारी दवाइयां जो है, इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं, जो दवाइयां आपकी इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं, वो आपको जीवन भर खानी पड़ती है। और वो फेस ट्रांसप्लांट उन्हीं चीज़ों में संभव है जब आपका पूरा चेहरा क्षतिग्रस्त हो जाए, जैसे ब्लास्ट इंजरी हो या कोई केमिकल बर्न करके हो तो उसके बाद फेस ट्रांसप्लांट हो सकता है। बाकी अभी इंडिया में कोई भी फेस ट्रांसप्लांट अभी तक शायद नहीं हुआ है। ये विदेश में हुआ है, लेकिन वो भी 2 या 3 हुए हैं। लेकिन ऐसी कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है और यहाँ पर ऐसा संभव नहीं है कि फेस ट्रांसप्लांट आप बहुत ही कॉमन है कि हर अस्पताल में उपलब्ध है। ये अभी थ्योरेटिकल है और अभी इसका सजीव रूप में आना बाकी है अभी भारत में। डॉक्टर साहब, ये जैसे युद्ध में भी बारूद का गोला के सामने पड़ा और उससे चेहरा विकृत हो गया सिपाही का, तो एक दिन वो भी आएगा कि जब आदमी बच गया, जान बच गई, पर चेहरा बारूद के गोले से विकृत हो गया, तो हम उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करके चेहरे के साथ, परिवार के साथ वापस आदमी को बैठा देंगे। ऐसा दिन भी आएगा एक दिन, मैं समझता हूँ। बिल्कुल, अभी भी हम चेहरे को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। सपोज किसी का चेहरा पूरा डैमेज है तो हम शरीर के दूसरे अंगों से लेके, दूसरे जगह से टिश्यू और हड्डी लेके उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन पहले जैसा चेहरा बनाना, कि जैसा पहले था वैसा बनाना असंभव है। हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं, जिससे कि वो खा सके, पी सके, सांस ले सके, प्रॉपर बात कर सके। तो ऐसा बनाना अभी भी संभव है और होता है भारत में, कि हम जो फेस की डिफॉर्मिटीज हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको बेटर बनाने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब, एक पुरानी बात थी कि पुराने ज़माने में राजा भी भेष बदल के घुमा करते थे जनता की राय जानने को, मंत्री भी जाते थे, ऐसे भेष बदल के घूमने का बहुत प्रचलन रहा है। पर अब इस सारी प्लास्टिक सर्जरी का जो मैं आपसे सुन रहा हूँ, क्या अपराधी इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते कि अपने चेहरे को बदल लें और छुपते फिरें, पुलिस की नज़रों से बच जाएं, वो आखिर फिर पकड़े जाएं तो बदले हुए चेहरे के साथ पकड़े जाएं, तो कैसे पुलिस फिर आइडेंटिफाई करेगी ये सेम पर्सन है? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। आजकल ये चीज़ें प्रचलन में हैं कि आप नाक की शेप बदल दो, आप चेहरे के होठ का शेप बदल दो और कई चीज़ों का शेप बदल सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी से। तो इसीलिए आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है जिसमें कि डिटेक्शन करते हैं, वो रेटिना और आईज से डिटेक्ट करने का, कि इनसे आइडेंटिफाई कर सकते हो आप अपराधी को, तो वो आजकल रिसेंटली वो आया है। आँख का तो पुतली जो है वो चेंज नहीं हो सकती, वो चेंज नहीं हो सकती। बिल्कुल। हम विदेश जाते हैं, दुबई गए और दूसरे गए, बिल्कुल, तो वहाँ वो आपकी आंख की पुतली का ही फोटो लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बार जब जाओगे तो आपकी आंख की पुतली से मिलाएंगे कि आप सेम पर्सन हो या नहीं हो, वही व्यक्ति हो या दूसरा व्यक्ति आ गया है आपके वेश में।
आपके कार्ड से, पासपोर्ट से। बिल्कुल। तो ये तो कई जगह मैंने देखा कि विदेशों में आँख की पुतली से आइडेंटिफिकेशन होता है आदमी का, और उसको रिकॉर्ड में रखते हैं। वो रिकॉर्ड में रखते दूसरी बार जब आप आओगे, आपका पासपोर्ट दिखेगा तो आपकी वो रिकॉर्ड निकालेंगे आँख, और आपकी इस आँख से मिलाएंगे। हैं। बिल्कुल। तो ये डॉक्टर साहब, इसके अलावा ये जो थंब इम्प्रेशन होता है या उंगलियों की जो रेखाएं हैं, और ये जो जो कहते हैं ना, वो जब जहाँ भी रिकॉर्ड पे दस्तखत भी कर देता आदमी, दस्तखत भी जाली हो सकते हैं, पर ये अंगूठे के निशान हो जाएंगे तो नहीं बदलेंगे। पर मैंने सुना है कि इस वक्त जो क्लोन बन जाता है अंगूठे की निशान का, और क्लोन से लोग वैसी की वैसी रेखाएं पैदा कर लेते हैं अपने उंगलियों में, अंगूठों में। ये संभव है क्या? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल संभव है, और रेखाएं चेंज भी हो सकती हैं और रेखाएं घिस भी सकती हैं। तो इनका डिटेक्शन, इनका क्लोन बन सकता है, और कई लोग इसका मिसयूज भी करते हैं। जैसे तो खास तौर पे कई लोगों के मोबाइल में अगर आपने अपने अंगूठे को बना लिया पहचान के लिए या बैंक अकाउंट खोलने के लिए, तो वो आपसे जो बात करता है, वो जो जो ठगने के लिए बात करता है, वो आपसे उंगली रखवाता है और उसका क्लोन बना लेते हैं। वो उस क्लोन को इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो बड़ी भारी बात हो गई कि एक अंगूठे की, जो हम कहते थे दुनिया में, पुलिस वाले भी कहते हैं और सारे लोग कहते हैं कि भाई आपने अंगूठा लगा दिया, आपके जैसा खून अंगूठा दूसरे के पास नहीं है पूरी दुनिया में। ये प्रचलित मान्यता थी। अब आपके जैसा अंगूठा दूसरा पैदा कर सकता है क्लोन बना करके, और उसको यूज कर सकता है। यहाँ आ गई है प्लास्टिक सर्जरी, या यहाँ आ गई है विज्ञान। अभी जो जमाना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद आपराधिक क्षेत्र में इसका दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए सभी को सोचना होगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप किसी भी चीज़ का, वो केवल अंगूठा ही नहीं, कई चीज़ों का आप क्लोन बना सकते हो और उसका दुरुपयोग कर सकते हो। तो ये तो सरकार और कानून जो विद हैं उनको जानने और समझने की ज़रूरत है कि इसका कैसे दुरुपयोग रोका जाए। बाकी ये संभव है। आने वाले समय में ये अपराधों से निपटने वाली एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, बहुत बड़ी। कि आज में नाक बदल ली, आँख बदल ली, मतलब आँख क्या बदल ली, नाक बदल ली, होठ बदल लिए, कोई और बेस बदल लिया, बेस के साथ चेहरा बदल लिया, और अब आप छुपते फिर रहे हो, तो आपको कैसे पकड़ें और कैसे पहचानें, और कैसे फिर आपका को आइडेंटिफाई करें, आपकी विश्वसनीयता देखें कि आप वास्तव में वही आदमी हो नहीं हो। ये भी बड़ी चुनौती है, और ये चुनौती तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब अगर आपके अंगूठे की जो रेखाएं हैं, उंगलियां, जो दुनिया में दूसरे आदमी के पास अब तक नहीं मानी जाती थी, उसका भी क्लोन बनने लग गया, और उसके क्लोन के साथ एक दूसरा आदमी इस्तेमाल करने के लिए तत्पर है, उपलब्ध है, और आपका बैंक अकाउंट खोल पा रहा है, आपकी कई तिजोरियाँ खोल पा रहा है। बहुत सारी बातें ऐसी हो गई हैं। तो बदलते विज्ञान के साथ, विज्ञान की प्रगति के साथ, जहाँ अच्छी बातें हैं, मानव के लिए बहुत सुकून देने वाली सुविधाएं, सुकून देने वाले इलाज, सुकून देने वाली मशीनें, तकनीकें सब ईजाद हो रही हैं, वहीं पर दिन प्रतिदिन ऐसी बातें भी हो गई हैं कि इनका दुरुपयोग करके मानव सभ्यता को चुनौती दी जा सके। हमारे समाज में हम शारीरिक विकृति तो दूर कर सकते हैं, पर सामाजिक और आपराधिक विकृतियां जन्म लेने लग जाएं, इसका खतरा भी है। आज हमने डॉक्टर बुद्धि प्रकाश शर्मा से बात की प्लास्टिक सर्जरी को लेकर, उसका एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करने की कोशिश की कि कैसे कैसे किन किन क्षेत्रों में प्लास्टिक सर्जन हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकता है, चाहे जन्मजात विकृति हो, चाहे एक्सीडेंटल हो, चाहे चेहरे के को बदलना हो, चाहे बालों को उगाना हो, खेती करना हो बालों की, सो मैनी, जितने भी तरीके से हो सकते हैं प्लास्टिक सर्जरी के, उन सब पर हमने आज चर्चा करने की कोशिश की। बहुत सी बातें फिर भी बाकी रह गई होंगी। शेष फिर डॉक्टर बुद्धि प्रकाश शर्मा का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपसे मुखातिब हुए, और प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा कैसे कैसे हमारे जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, उस पर चर्चा की। नमस्कार।